Hello student, today we are going to see about types of accounting and basic accounting terms. चलिए फर्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है. So first one is financial accounting. So already we are discussed in the earlier classes. Second one is cost accounting. Cost accounting is the branch of accounting which tell about the cost of production and various constituents. इसका मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है आपका जो कंपनी में जो अलग अलग तरह का खर्चा होता है, जैसा कि लेबर कॉस्ट होता है, मटेरियल कॉस्ट होता है, एक्सपेंसेस होता है, ये सारा चीज़ का बारे में जो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है. सो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या होना से जो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को जो है बढ़ाना है. और कॉस्ट अकाउंटिंग अगर कॉस्ट का आपने अगर कंट्रोल कर लिया सो ऑटोमेटिकली जो है आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा. और कॉस्ट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है प्राइस फिक्स करने के लिए भी काम आता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. देन थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which deals about the provision of accounting information to the people within the organization to take the proper decision, planning and controlling business operation. इसका मतलब क्या होना से जो कंपनी में जो आपको सही तरह डिसीजन लेना, जैसे कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस में जैसा कि कोई प्लानिंग करना, जैसा कि इन फ्यूचर में जो है जैसा कि आपको सेल्स को बढ़ाना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, नहीं तो कुछ टेक्निक वगैरह अप्लाई करना है जो है सेल्स को बूस्ट करना है, जैसे कि डिस्काउंट वगैरह कैसा दिया जाएगा, तो उस तरह का डिसीजन प्लानिंग सो कंट्रोलिंग जो है बिजनेस में करने के लिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बहुत ही जो है नीड पड़ता है, तो उसको बोलता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो नेक्स्ट वन इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. इन बिजनेस देयर आर डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स आर यूज्ड. So first of all you have to understand the basic accounting terminology, so then only you can able to solve the numerical part in accounting. इसका मतलब क्या है, जो हर सब्जेक्ट का एक जो है टर्मिनोलॉजी होता है, वर्ड होता है, मीनिंग होता है, उसी तरह हम लोग जो अकाउंटेंसी में भी जो है आपको जो है अलग अलग जो है टर्मिनोलॉजी होता है, तो उसको पहले आपको जानना है, तभी जो है आप जो है अच्छी तरह जो है अकाउंट आप कर पाएंगे. सो नंबर वन, बिजनेस ट्रांसैक्शन. इसका मतलब एनी एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी और गुड्स बिटवीन टू पार्टीज. जैसा कि दो आदमी के बीच में, जैसा कि बिजनेस और जो है कंज्यूमर के बीच में लेन देन होता है, जैसा कि कंज्यूमर जो है पे करता है और बिजनेस जो है सामान देता है, तो इस तरह का जो है फाइनेंशियल जो डीलिंग जो होता है उसको बिजनेस ट्रांसैक्शन बोला जाता है. सो इट कैन बी डिवाइडेड टू टू कैटेगरीज. वन इज cash transaction and one is credit transaction. So cash transaction means we'll take only the cash transaction like cash received or cash paid immediately. So no credit transaction we will take under कैश ट्रांसैक्शन. इसका मतलब क्या है, सो कैश ट्रांसैक्शन सिर्फ जो है कैश को लिया जाता है, जो जैसा कि आपने जो है कैश रिसीव्ड किया है, नहीं तो पेड किया इमीडिएटली, वही चीज जो है यहाँ पे आएगा और क्रेडिट यहाँ पे नहीं आएगा. सो क्रेडिट ट्रांसैक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश इमीडिएटली, सो इट विल बी रिसीवेबल और पेड इन लेटर. इसका मतलब क्या है, सो तुरंत जो है आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं तो तुरंत जो है आपको जो है पेमेंट किया नहीं जाएगा, बाद में जो है आपको कैश मिलेगा, नहीं तो बाद में जो है पेमेंट किया जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांसैक्शन. सो नेक्स्ट वन इज कैपिटल. सो कैपिटल मीन्स ए पर्सन इज इन्वेस्टिंग मनी इन द बिजनेस, सो दैट इज ए कैपिटल. सो कैपिटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स और एसेट्स, सो दैट इज ए कैपिटल. So next one is drawing. So drawing means if the owner is either withdrawing goods or cash or assets for domestic use, that is drawing. So drawing का मतलब क्या है, अगर ओनर अपना घर के लिए कोई सामान, नहीं तो कोई assets, नहीं तो कैश घर के लिए लेके जा रहा है, उसको हम लोग ड्राइंग बोलेंगे. So next one is expenditure. So expenditure means that is amount spent or liability incurred for acquiring assets
और सर्विस और गुड्स, दैट इज एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर मतलब जो है खर्चा है, आप खुद खर्चा करेंगे अपना पैसा डाल के, नहीं तो उधार लेके क्या करेंगे, एसेट्स खरीदेंगे, नहीं तो सर्विस के लिए आपने क्या करेगा, खर्च करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर जो है आपका 3 कैटेगरी होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, deferred revenue expenditure. So capital expenditure means if the business are spending money on fixed asset like land, building, machinery, so that is a capital expenditure. So this amount will be spent for long period and it will give the लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस। जैसा कि अब कैपिटल असेट, जैसा कि फिक्स्ड असेट को जो पैसा खर्च किया जाता है, सो जो है बहुत सालों तो जो है आपको क्या करेगा, बिजनेस को जो है बेनिफिट देते रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसा कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल जो भी है, तो दिस आर एग्जांपल फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच आर स्पेंडिंग मनी फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जो डेली बिजनेस चलाने के लिए जो खर्च किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा कि आपका कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सो दिस आर एग्जांपल फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So it is also one type of revenue expenditure, but it will give the benefit in future. जैसा कि ये भी एक तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन बाद में आपको क्या करेगा, बेनिफिट देगा। जैसा कि आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, सो एक तरह खर्चा है, लेकिन बाद में बहुत साल तक आपको क्या करेगा, आपको जो है उससे बेनिफिट आते रहेगा। जैसा कि आपको जो एडवर्टाइजमेंट देके जो है आपको क्या करेगा, कस्टमर जो है खरीदेंगे, तो आपको जो है आपको सेल्स होते रहेगा, प्रॉफिट आते रहेगा, तो इसका हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सो एक्सपेंसेस मतलब जो है सामान बनाने के लिए जो आप खर्च करते हैं, सो उसका हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस मींस यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द गुड्स, मीन दैट इज एक्सपेंसेस। जो सामान बनाने के लिए नहीं तो खरीदने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसा कि आपका परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज इनकम। इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, सो दैट इज इनकम। सो यहाँ इसका मतलब क्या, जो रेवेन्यू जो है आपको एक्सपेंसेस से ज्यादा रहेगा, सरप्लस रहेगा, तभी आपको इनकम आएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सेल्स रुपीज 2 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स sale is rupees 2,50,000 and cost of the goods is rupees 2 lakh. Now the difference is profit. जैसा कि यहाँ पे आपका डिफरेंस 50,000 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंसेस, और इसको हम लोग बोलेंगे इनकम। अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो इसका मतलब आपको क्या आएगा, इनकम। अगर सपोज एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू मीन दैट विल लॉस विल कम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट मीन्स, सो रेवेन्यूज आर मोर देन एक्सपेंसेस द प्रॉफिट विल कम। जैसा कि अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा है, आपका प्रॉफिट आएगा। So I think you are clear with this example. आपने जो है ये देख के आपको एग्जाम्पल से देख के आपको जो है अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। So next one is gain. So gain जो है आपका कभी कभी मिलता है, incidental to the business बोलते हैं। जैसा कि आपको जो है value of the assets are values are increase, जैसा appreciation of assets बोलते हैं। नहीं तो जो है आप फिक्स्ड एसेट को जो है, जैसे कि आपने खरीदा 1 लाख में, आप बिक्री करते हैं जो है 1,20,000 में, तो हो गया यहाँ पे 20,000 गए। उसी तरह जैसा कि आपका लैंड खरीद कर रखे आपने 10 लाख में, सो 2 साल 3 साल का बाद उसका वैल्यू हो गया जो है 12 लाख, तो उस समय जो यहाँ पे जो है आपका 2 लाख जो है आपका गेन, तो उसको हम लोग बोलते हैं गेन बोले हैं। सो नेक्स्ट वन इज लॉस। सो लॉस मीन्स एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू। अगर एक्सपेंसेस अगर रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे अगर कॉस्ट 2.5 लाख है, अगर सेल्स 2 लाख है, तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। सो परचेस मीन्स विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल ऑफ द गुड्स इज नोन एज परचेस। मतलब क्या, आपने जो सामान जो है खरीद कर रखा है बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेस बोलेंगे। नेक्स्ट जो है परचेस रिटर्न।
So purchase return means sometimes the business will be return goods to the supplier or to the company ड्यू टू सम डिफेक्ट। जैसा कि कभी कभी बिजनेस आके क्या करेगा, जो खरीदा वाला चीज को क्या करेगा, वापस करेगा। क्यों करेगा? जैसा कि उसमें जो कुछ कमियां, जैसा कि आपका सामान जो है सही तरह काम नहीं कर रहा है, नहीं तो कम था होगा, अंडर वेटेज था होगा, तो उसका वजह से जो इसको क्या करेंगे हम लोग, वापस करेंगे। सो सेल्स मतलब जो ऑलरेडी आपने जो बना कर रखा बेचने के लिए, तो उसको हम लोग सेल्स बोलेगा। सो इधर आप खुद बनाएंगे, नहीं तो दूसरा से खरीद कर रखेंगे दूसरों को बेचने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोले, सेल्स बोलेगा। सो सेल्स रिटर्न, जैसा कि सेल्स रिटर्न आल्सो दैट मीन्स ऑलरेडी यू हैव सोल्ड गुड्स टू द कस्टमर, समटाइम द कस्टमर विल बी रिटर्न गुड्स टू द बिजनेस ड्यू टू सम डिफेक्ट। जैसा कि परचेस रिटर्न में हम लोग देखें, उसी तरह सेल्स रिटर्न में भी क्या करेगा, कभी कभी जो है कस्टमर जो है बेचा वाला चीज को क्या करेगा, वापस करेगा। तो क्योंकि कुछ जो है जो आपने जो बेचा वाला सामान जो है अच्छी तरह काम नहीं कर रहा होगा, नहीं तो कम, तो उसको जो जितना मेजरमेंट जितना आपने दिया उतना क्वालिटी नहीं होगा, नहीं तो अंडर वेट था होगा, तो उसको आपको क्या करेगा, वापस करेगा। उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। So goods. So next one is goods. So goods means that is articles or things or commodity which are dealing by the business for selling purpose, that is a goods. So goods का मतलब जो है एक तरह सामान है, नहीं तो चीज है जो है बेचने के लिए बिजनेस रखा है, उसको गुड्स बोलेगा। जैसा कि अगर आप कंप्यूटर दुकान वाले से अगर पूछे उसका गुड्स क्या होने से कंप्यूटर है, और उसी तरह अगर फर्नीचर दुकान वाले से अगर पूछे उसका गुड्स क्या होने से जो है आपका फर्नीचर रहेगा, उसी का गुड्स बोलेगा। नेक्स्ट जो है डेटर। डेटर इज द पर्सन is getting benefit without paying money immediately and he will pay money later to the business. So debtor वो आदमी होता है जो सामान जो है उधार में लेके जाएगा, सामान है तो पैसा उधार में लेके जाएगा, बाद में जो है पेमेंट करेगा, इमीडिएट आपको जो है पैसा आप बिजनेस को नहीं देगा। और डेटर का जो है हम लोग असेट मानते हैं क्योंकि उससे बाद में बिजनेस को पैसा मिलेगा। क्रेडिटर इज ए पर्सन is giving cash or goods to the business without receiving money and he will claim money later from the business. इसका मतलब जो है क्रेडिटर जो है आपको जो है सामान नहीं तो कैश जो है उधार में बिजनेस को देगा, तुरंत उसको जो है बिजनेस पैसा नहीं देगा, बाद में उसको क्या करेगा, बिजनेस पैसा देगा, उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब those person in a position to pay the liability in full, that is solvent. Solvent का मतलब जो आदमी, जो पर्सन जो लायबिलिटी जो उधार लेकर रखा वो तुरंत एक साथ दे देगा, उसको सॉल्वेंट बोलेगा। सो इंसॉल्वेंट मीन्स सो दोज पर्सन इज नॉट अनेबल टू पे फुल लायबिलिटी विद इन ए पीरियड, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड इज इंसॉल्वेंट। सो इंसॉल्वेंट का मतलब जो है सॉल्वेंट का ऑपोजिट है, जो आदमी जो है जो उधार लेकर रखा वो दे नहीं पा रहा है, उसको इंसॉल्वेंट बोलेंगे। सो कभी कभी जो है बहुत ज्यादा उधार हो जाएगा, कभी कोर्ट भी आप जाएंगे, सो कोर्ट भी कभी कभी डिक्लेयर कर देगा कि वो इंसॉल्वेंट है, उसके पास कोई एसेट नहीं है ना कुछ नहीं है, तो उस समय क्या करेगा, आपको उसको जो है इंसॉल्वेंट बोल के कोर्ट भी डिक्लेयर कर देगा। सो नेक्स्ट वन इज एसेट। एसेट मीन्स वेल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस, इन अदर वर्ड्स properties which is possessed by the business, so that is asset. So asset का मतलब जो भी पैसा से जो भी खरीद कर रखा है उसको assets बोलेगा। So asset भी जो है आपका तीन तरह का होता है। So that is first one is non-current asset, second one is current asset, third one is fictitious assets. Non-current asset we can call as fixed asset also. So fixed asset means it will be held in the business for long-term use and it will give long-term economic benefit to the business. Just for example, land, building, machinery, furniture, truck, like that. So these are example for फिक्सेड एसेट। सो एक बार आपने खरीद लिया, ये बहुत साल तक जो है बिजनेस का पास रहेगा, बहुत साल तक ये बेनिफिट देता रहेगा, जैसा कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब को जो हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्सेड एसेट, नहीं तो नॉन करंट एसेट बोलते हैं। तो इसमें भी दो कैटेगरी है फिक्सेड एसेट में, वन इज टैंजेबल फिक्सेड एसेट, अनदर वन इज intangible fixed asset. So tangible fixed asset is having a physical existence, so we can touch or we can see. जैसा कि physical fixed asset में, tangible fixed asset में हम लोग उसको जो है उसका एक अलग रूप रहेगा, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसा कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर. So these are example for
tangible fixed asset. Intangible fixed asset means those asset we cannot touch or we cannot see, or there is no physical existence, so that asset name is, that is intangible fixed asset बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा. Next one is current asset. So current assets are those assets which are using in day-to-day operation of the business. Sometimes they are calling as a floating asset also. So for example, cash in hand, cash at bank, bill receivable, debtor, outstanding incomes, prepaid expenses. So these are example for current assets. So the duration period will be less than 1 year. जैसा कि इसका जो है duration period जो है 1 साल का नीचे रहेगा, तो इसका बोलते हैं हम लोग current asset. So next one is fictitious asset. So fictitious asset भी एक तरह जो है इसका कोई, there is no physical existence, but sometimes we are calling as a asset. So why we will call as a asset means it will give the benefit to the business in long period. जैसा कि आपका preliminary expenses हो गया, then discount issue of shares, advertisement expenses, these are example for फिक्स एसेट्स. तो इससे जो है एक तरह खर्चे ही है, इनसे जो है बाद में क्या करेगा बिजनेस को जो है आपका फायदा आते रहेगा. जैसे कि शेयर्स हो गया, एक शेयर्स का 100 रुपीज़ है और शेयर्स 100 रुपीज़ में आप इश्यू कर रहे हैं, कोई लेता नहीं, सो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे उसको कम कर देंगे, सो डिस्काउंट करेंगे. जैसे कि 10 रुपया कर दिया तो 10 रुपया हम लोग क्या बोलेंगे उसको डिस्काउंट बोलेंगे. भले कि बिजनेस के लिए एक लॉस है लेकिन उससे क्या होगा फायदा होगा. तभी क्या है कस्टमर जो है आपका इन्वेस्टर जो उसको खरीदेगा, बाद में आपको कैपिटल मिलेगा, आप जो है डे टू डे ऑपरेशन आप कर पाएंगे. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जो है फिक्टिशियस एसेट्स. इसी तरह का जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ब्रोकरेज हो गया, ये सारा हो जाए एग्जाम्पल्स. सो नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी. लायबिलिटी मीन्स दैट इज ऑब्लिगेशन और डेब्ट बाय द बिजनेस which will be payable in future period. सो दैट इज लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब एक तरह जो है ऑब्लिगेशन है, नहीं तो एक तरह उधार है सो बिजनेस का, और बाद में जो है आपको क्या करेगा पे करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी. सो जैसा कि आप टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक और क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस आर एग्जांपल फॉर लायबिलिटी. जैसा कि आपने बैंक से लोन लिए, नहीं तो क्रेडिटर से सामान उधार लेके रखा है, तो इसको हम लोग क्या बोले लायबिलिटी. क्यों लायबिलिटी? क्योंकि ये हम लोग का जो है पैसा नहीं है, इनको जो है आउटसाइडर का, इनको बाद में क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा. भले कि आप तुरंत पैसा नहीं दिया लेकिन बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा. उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी. सो लायबिलिटी देयर आर टू टाइप्स आर देयर. वन इज इंटरनल लायबिलिटी and another one is external liability. Internal liability means liability belongs to the owner of the business. सो फर्स्ट वन जो है आपको क्या बोलते हैं जो है इंटरनल लायबिलिटी का मतलब जो ओनर का जो है, ओनर को जो है इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है. सो क्योंकि उसको जो उसने जो कैपिटल जो लेके आता है, कैपिटल नहीं तो गुड्स, उसको हम लोग क्या मानते हैं लायबिलिटी मानता है, क्योंकि वो बिजनेस का नहीं है, वो ओनर का, जब भी चाहे वो लेके जा सकते हैं, इसको लायबिलिटी हम लोग ट्रीट करते हैं. सेकेंड वन इज एक्सटर्नल लायबिलिटी. एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच बिलोंग टू द आउटसाइड पार्टीज. फॉर एग्जाम्पल लोन फ्रॉम बैंक, creditor, bank overdraft. So these are example for external liability. Now come to the next one. So it can be divided into 3 categories. One is non-current liability or fixed liability, और एक होता है आपका current liability. Non-current liabilities are those liability which will be repayable after a period. So after a period मतलब जो है liability, जो fixed liability वो liability होता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जो है इसको जो है रिटर्न किया जाएगा. जैसा कि लोन फ्रॉम बैंक, डिबेंचर्स. सो दिस आर एग्जांपल फॉर फिक्स्ड लायबिलिटी. जो इसका टाइमिंग जो है आपका 1 साल नहीं रहता, 1 साल से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जो है इसको वापस किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं करंट, नॉन करंट लायबिलिटी और फिक्स्ड लायबिलिटी बोलते हैं. सो करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटी दैट अमाउंट विल बी पेएबल विद इन अ पीरियड और विद इन अ ईयर. सो दैट इज अ करंट लायबिलिटी. सो फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रिसीव्ड, दिस है एग्जांपल फॉर करंट लायबिलिटी. सो करंट लायबिलिटी का मतलब 1 साल के अंदर जो है वापस किया जाएगा, पैसा वापस किया जाएगा. जैसा क्रेडिटर हो गया, जैसा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, एडवांस रिसीव्ड, दिस है एग्जांपल फॉर करंट लायबिलिटी. सो नेक्स्ट वन इज वाउचर. सो वाउचर मीन्स दैट इज एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन. सो इट विल बी दैट अकाउंटिंग विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर ओनली. मतलब क्या है वाउचर? मतलब आप जो भी बिजनेस ट्रांसैक्शन जो कर रहे हैं वो कैसा अकाउंट्स में लिखा जाता है, वो वाउचर का बेस में. फॉर एग्जांपल जैसा कि कैश मेमो होता है,
फिर रिसिप्ट होता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस. सो दिस है एग्जांपल फॉर वाउचर. सो इसका बारे में हम लोग जो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे वाउचर के बारे में. सो नेक्स्ट वन इज बर्डर्स. सो बर्डर्स मीन्स सो दोस अमाउंट विच cannot be recoverable from the data, so that amount is burdens. जो पैसा डेटा से मिलेगा नहीं और डेटा देगा नहीं, वो चीज को हम लोग बर्डर्स बोलते हैं. ये एक तरह लॉस है. So next one is bill receive. Bill receive means a debtor is accepted bill of exchange. The amount will be receivable in future. So इसका मतलब क्या, बिल रिसीवेबल जब सामान आप बिक्री करते हैं उस समय क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल जो है उनसे लिखवा के लेंगे. सो एक तरह एविडेंस है जो है आप बिजनेस जो है ट्रांजैक्शन हुआ जो है बिजनेस के बीच में और डेटार के बीच में, ये जो है लिख के लिया जाएगा. बाद में इससे क्या करेगा, वो जो जितना इसमें बिल में मेंशन किया बाद में वो पैसा देगा. सो बिल्स पेबल. सो बिल्स पेबल इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय बिजनेस एंड दिस अमाउंट विल बी पेबल टू द क्रेडिटर इन फ्यूचर. सो ये एक तरह जो है बिल ऑफ एक्सचेंज ही है. तो ये जो है आप बिजनेस प्रिपेयर करेगा, क्रेडिटर को दिया जाएगा. जब बिजनेस उधार में जब सामान जो है लिया जाएगा उस समय जो है वो क्या करेगा, क्रेडिटर को जो है बिल्स दिया जाएगा कि आपसे इतना सामान मैंने लिया है, बाद में इतना पेमेंट करेगा बोल के. जैसा बिल रिसिप्ट जो है डेटा से दिया जाता है, लिया जाता है, और बिल्स पेबल जो है आपको बिजनेस आके क्रेडिटर को देगा, तो उसको बोलते हैं बिल्स पेबल. सो नेक्स्ट वन इज प्रॉपरेटर. सो प्रॉपरेटर इज द पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन those are taking financial risk in the business, that person is calling us proprietor. जो आदमी फाइनेंशियल रिस्क लेता है, जैसा कि वो बिजनेस में पैसा लेके आता है, नहीं तो असेट लेके आता है, गुड्स लेता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपरेटर बोलेंगे. तो नेक्स्ट वन इज स्टॉक. स्टॉक मीन्स स्टॉक और इन्वेंट्री. It is a tangible assets which is held in the business for the purpose of selling goods to the customer in the business, that is a stock. स्टॉक मतलब क्या, जो बिजनेस के लिए जो है बिजनेस में जो बेचने के लिए रखे हैं कस्टमर को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, नहीं तो इन्वेंट्री. नेक्स्ट वन इज अकाउंट. अकाउंट इज ए समरी ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन at one place relating to a person or expenses, assets or revenue named under one head. Accounts has two sides. One is debit, another one is credit side. One is, there are two sides are there in account. One is debit side, another one is credit side. So this is a format of account. So this is a debit side, this is a credit side. So this part we are calling as debit side and this part we are calling as credit side. So ये चीज के बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा रहेगा. ये डेबिट पार्ट है, डेबिट साइड है, एंड दिस इज क्रेडिट साइड. इसके बारे में हम लोग जो है बाद में डीपली पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट. डिस्काउंट मीन्स इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स. इसका मतलब क्या है, जो सामान का जो दाम होता है उसमें क्या करना, कम कर देना, उसको बोलते हैं डिस्काउंट. तो डिस्काउंट कैन बी डिवाइडेड टू टू कैटेगरीज. दो तरह का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर और कंपनी टू द बायर एंड इट विल नॉट बी एंटर इन द अकाउंटिंग बुक. जैसा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है नॉर्मली जो सेलर, जैसा कंपनी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, वो बिजनेस को दिया जाता है बायर को, तो वो चीज़ जो है आपको क्या नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो है आप मास बाइंग करेंगे, मतलब मास परचेस करेंगे, उस समय जो है ये दिया जाता है. सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर और डेटर फॉर मेकिंग प्रोमोट ईयरली पेमेंट. इसका मतलब क्या है, जो डेटर को नॉर्मली ये जो दिया जाता है, जब उधार देगा तो उनको जो है 2 महीना 3 महीना उन्होंने लिया होगा, उसको जल्दी पेमेंट करने के लिए उनको क्या करना है, इनकरेज करने के लिए इस तरह का जो है डिस्काउंट दिया जाता है. ये डिस्काउंट को क्या करना, हिसाब में दिखाना. सो कैश डिस्काउंट इज वी आर शोइंग अंडर द अकाउंटिंग बुक, तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट. सो दिस आर बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ द. ये सारा जो है अकाउंटिंग का जो है टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको जो है अच्छी तरह सीखना है, तभी जो है आप क्या कर सकें, जब प्रैक्टिकल जब करेंगे उस समय जो है अच्छी तरह आप कर पाएंगे. सो नेक्स्ट वन इज बुक कीपिंग.
So bookkeeping means it is the process of recording financial transaction or monetary transaction in the business. It is the primary stage of recording business transaction. So under this book only, we will first record journal and ledger. मतलब जो बुक कीपिंग वो बुक होता है, यही जो है सबसे पहले जो है बिजनेस में बनाया जाता है। उसमें जो है आपको क्या अलग अलग, जैसे कि आपका अकाउंट बनाया जाता और जर्नल जो है बनाया जाता है, ये सारा चीज़ जो है आपका रूटीनली होता रहेगा, सिस्टमेटिकली होता रहेगा। और ये बनाते समय क्या करना, यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अकाउंट्स। दैट मीन्स जैसा कि आपका रूल्स ऑफ डेबिट, रूल्स ऑफ क्रेडिट, जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है। सो ये सारा चीज़ को बेस में आपको क्या है, इसको बुक कीपिंग बोलते हैं। सो बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग एक पार्ट है। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर रिकॉर्डिंग किया जाता है, क्लासिफाइंग किया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जहाँ पे बुक कीपिंग रुकता है वहाँ पे जो है अकाउंट शुरू होता है। जैसा फाइनल अकाउंट शुरू हो जाता है, जैसा कि समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिव, वहाँ पे जो है वो अकाउंट शुरू हो जाएगा। तो ये जो है आपको क्या शुरुआत का जो प्रोसेस है, तो बाद में जो है आपका फाइनल अकाउंट जो है ये वो जो है वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये जो है नैरो कॉन्सेप्ट है। तो इसको जो है आपको बुक कीपिंग जो है स्टार्टिंग होना है, इसको बोलते हैं हम लोग बुक कीपिंग। आई होप हाँ जितना भी मैंने पढ़ा है आपका जो है, जैसा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया, बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, सर आपको समझ में आया होगा। आप भी क्या करेंगे, घर में जाके इसको जो है टेक्स्ट बुक में बहुत जो है ब्रीफली दिया हुआ है, उसको अच्छी तरह पढ़िए और जो है समझिए और इसके लिए इसका नोट्स बना के रखिए। सो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है और जो है सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफली। थैंक यू।